नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योत्सना सिंह। आज मैं कक्षा 7 और 8 के हिंदी व्याकरण के पाठ 1 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, पाठ 1 भाषा और व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे? भाषा पढ़ेंगे, लिपि पढ़ेंगे, बोली पढ़ेंगे और व्याकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भाषा। अर्थात भाषा का क्या अर्थ होता है, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, हमें भाषा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, सभ्यता के पहले लोग किस तरह से अपने विचारों को प्रकट करते थे। इन सभी का अध्ययन हम किस में करेंगे? आज इस भाषा के बिंदु में करेंगे। तो चलिए आइए इसको जानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है? इस समाज का एक बहुत बड़ा अंग है। समाज में रहते हुए उसे सभी से बातचीत करनी पड़ती है। आप सभी जानते हैं, जब कोई समाज में रहेगा और उस रहते हुए एक दूसरे से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? बातचीत की आवश्यकता पड़ती है। आप सभी को पता है कि सभ्यता के प्रारंभ में मनुष्य अपने भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए किसका प्रयोग करता था? संकेतों का प्रयोग करता था, अर्थात इशारों का प्रयोग करता था। पर उनसे बात का अर्थ स्पष्ट नहीं होता था कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो अपने किस विचार को प्रकट करना चाहते हैं। तब हमें किसकी आवश्यकता महसूस हुई? भाषा की आवश्यकता का महसूस हुआ कि हमें जो है अब अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। धीरे धीरे इसका क्या लगा, हमारी जो भाषा थी उसका क्रमिक विकास होने लगा और इसी हमारी ध्वनियों का क्रमिक जो विकास था वही बाद में क्या चल के बन गई? भाषा बनी। भाषा शब्द किससे बना है? संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? वाणी। और बच्चों, आप जानते हैं कि मनुष्य की जो ध्वनियाँ निकलती हैं मुँह से, उसका एक सार्थक अर्थ होता है। हम यह नहीं कह सकते कि इस संसार में जितने लोग हैं उन सभी के मुंह से निकली हुई ध्वनियों को हम भाषा मान लें। आप यहाँ पे देखिए, पशु पक्षियों की आवाज़ों को भाषा नहीं कहते, क्योंकि मुंह से निकली हुई कोई भी ध्वनि भाषा नहीं होती। हम इसे क्यों नहीं भाषा मानते हैं? क्योंकि भाषा का एक अपना मानक रूप होता है। कौन कौन से? अब आप यहाँ पे देखिए, भाषा सार्थक ध्वनियों से बने शब्द की मेल से बनती है। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह से ध्वनि निकल जाए और हम उसको भाषा मान ले। भाषा किससे बनती है? सार्थक ध्वनियों से मिले हुए शब्द जो होते उससे भाषा बनती। इसीलिए हम पशु पक्षियों की भाषाओं को या आवाज़ों को हम भाषा नहीं मानते। भाषा को लिखने की एक विधि होती है, विधि अर्थात लिपि। इसीलिए हम उसको एक लिपिबद्ध कर देते हैं, तब हम उसको भाषा मानते हैं। मुंह से निकली हुई कोई भी ध्वनि जो है हम उसको लिपिबद्ध नहीं कर सकते, उसके लिए एक मानक बनाया गया है। भाषा को लिखने पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो भी मन करे वही वर्ड यूज कर ले या वही ध्वनि हम बोलने लगे और वह हमारी भाषा कहलाएगी, इसलिए उसे हम भाषा नहीं कहेंगे, बल्कि उसको लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो बच्चों, इससे हम यह कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या दूसरों के भाव और विचारों को हम स्वयं समझते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। तो बच्चों, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा के रूप का। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा।
कहने को तो हम सांकेतिक भाषा भी बोलते, उससे भी हम अपने इशारों के माध्यम से हम अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि स्टेशन पर जो लाल बत्ती लगी होती है, हरी बत्ती होती है, पीली बत्ती होती है, उसके इशारे से हम समझ जाते हैं कि हमको रुकना है कि जाना है। लेकिन उस इशारे का कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है, वह स्पष्ट नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आपको भाषा में समझाया कि पिछले सभ्यता में भी लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन वह स्पष्ट नहीं होता था, इसलिए वह प्रामाणिक नहीं होता है। तो हम भाषा के मुख्य दो ही रूप मानते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अब इसके जो बिंदु है मौखिक, उसी से आप समझ रहे होंगे। मौखिक अर्थात मुंह के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा होती है, अर्थात जिन भाषा के माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हम प्रकट करने का माध्यम क्या बनाते हैं? अपना मुंह, अर्थात बोलकर जब हम प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। जैसे कहानी वाचन, भाषण, वार्तालाप, बातचीत करना, काव्य पाठ, कविता पढ़ना, वाद विवाद, एक दूसरे से वाद विवाद करना आदि, ये किसके उदाहरण हैं? मौखिक भाषा। अर्थात यह इन सब में हम क्या करते हैं? अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, इसलिए क्या है? मौखिक भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। इससे भी आप देखकर समझ रहे होंगे कि लिखित अर्थात लिख कर जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। देखिए यहाँ पे, जिन भाषा के माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, लिखने का कार्य हम कर रहे हैं। कविता लेखन, लिखने का काम कर रहे हैं, कविता को लिख रहे हैं। कहानी लेखन, कहानी को लिखने का कार्य कर रहे हैं। सार लेखन, किसी भी चीज़ का सारांश या सार लिखना, यह सब किस कार्य के अंतर्गत आ रहा है? अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। बच्चे एक चीज़ यहाँ पे आप जानिए, जो मुख्य बिंदु है कि किसी लिखी हुई चीज़ को देखकर पढ़ना लिखित भाषा कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो भी चीज़ बोलते हो वह मौखिक भाषा हो। जब हम किसी लिखी हुई चीज़ को देखकर पढ़ते हैं, जैसे अध्यापिका किताब पढ़ा रही हैं, तो अध्यापिका उस किताब में जो लिखा हुआ है उसको देखकर पढ़ रही हैं, इसलिए वह मौखिक भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। वह किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम प्रकाश डालते हैं। पहले मौखिक भाषा का जन्म हुआ, फिर लिखित भाषा का जन्म हुआ। साहित्य को लिखित भाषा में ही संरक्षित किया गया है या किया जा सकता है, उसको हम मौखिक में संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, संपर्क भाषा किसे कहते हैं इत्यादि। इन सभी पर जो है हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।